नमस्कार भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवीण। मैं आपको इस चैनल पर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियो शेयर करते आया हूं। मैं आपको बता दूं कि मेरा भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका था। अब मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेरी कंडीशन देखिए कि इतना अच्छा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो सभी को क्वेश्चन होता है कि जीएफसी और पीआरपी आखिर क्या होता है। कुछ लोग पीआरपी कराते हैं, कुछ लोग जीएफसी कराते हैं। तो इसके जो भी डाउट्स होते हैं तो बहुत लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि आज डॉक्टर से बात करते हैं और डॉक्टर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज डिटेल में बता देंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल पूरा पहले प्रॉपर जानना है, इसके साइड इफेक्ट को समझना है और इसकी प्रोसेस क्या होती है उसको समझना है, इसमें दर्द क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सारी चीजें एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमें जीएफसी कराना है कि पीआरपी कराना है। तो सर बताइए कि आखिर जीएफसी और पीआरपी में क्या फर्क होता है। देखिए, पीआरपी और जीएफसी दोनों एक तरह से हमारे ब्लड में जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ना, हम उनको यूज करते हैं। ये बहुत सारी सर्जरीज में पहले भी यूज होते रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों में, जैसे कि बोन की जो डिसीज होती है ना, या आईज की डिसीज भी है, या डिफरेंट डिफरेंट वुंड हीलिंग के लिए क्रोनिक अल्सर्स हैं, इनमें ये यूज होते रहे हैं। तो ये अब हेयर ग्रोथ के लिए यूज होने लगे हैं। इसमें पीआरपी क्या होता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। बेसिकली ब्लड में जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लाज्मा करके एक कंपोनेंट होता है, उस प्लाज्मा में ये प्लेटलेट सेल्स होते हैं। ये जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं, इनमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। इनको मान सकते हैं बंडल्स हैं ग्रोथ फैक्टर्स के, है ना। ये डिफरेंट जो ग्रोथ फैक्टर है, यही हमारे बालों की ग्रोथ के लिए ये जाके स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, वहां पे वस्कुलेचर बढ़ाएंगे, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सब इंक्रीज करेंगे, वहां पे ग्रोथ बढ़ेगी। तो बेसिकली जिस कंडीशन में हेयर के पास ये ग्रोथ फैक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेट्स से कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन चल रही है, डाइट सही नहीं है, ट्रेवलिंग हो रही है, कोई बीमार पड़ गए, कुछ भी ऐसा हुआ जिस कारण से बालों को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए था, तो हम ब्लड को थोड़ा सा लेके उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से पीआरपी बनाते हैं और पीआरपी को डायरेक्ट बालों की जड़ों में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये वहां पे ग्रोथ देने लगता है। इस प्रोसेस में और ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट या जीएफसी में क्या डिफरेंस होता है? ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट में ट्यूब्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनमें जो मटेरियल होता है वो थोड़ा अलग होता है सेपरेट करने का। तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ग्रोथ फैक्टर्स को ही ट्यूब में कर लेता है प्रोसेस। मतलब इसमें हम बंडल्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर दे रहे हैं, तो ग्रोथ फैक्टर वहां जाके रिलीज होंगे। यहाँ डायरेक्ट ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि डायरेक्ट इंजेक्ट होते हैं, तो एक स्टेप हम आगे मान सकते हैं इसको, है ना। तो जीएफसी में ये बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल्स का जो कंटामिनेशन बोल सकते हैं, वैसे वो कंटामिनेशन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो कोई इन्फेक्शन नहीं है। जैसे पीआरपी कलेक्ट करते समय कुछ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी बाई चांस उसमें निडल में आ सकती हैं, तो थोड़ा सा वो पेन ज्यादा करती हैं, सेल्स होती हैं इसलिए। लेकिन जीएफसी में कंपेरेटिवली पेन और कम होता है, उसमें सिर्फ निडल का जो पेन होता है वो रहता है, बाकी उस फ्लूइड के कारण पेन बहुत कम हो जाते हैं, है ना। पेन क्योंकि निडल के प्रिक का भी रहता है और जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे जब हम एनेस्थीसिया लगाते हैं तो वो और पेनफुल होता है क्योंकि वो फ्लूइड पेन ज्यादा करता है। तो जब हम पीआरपी या जीएफसी लगाते हैं तो कंपेरेटिवली पेन कम होता है, जीएफसी में सबसे कम होता है। तो ये चीजें हैं। तो जो जीएफसी है वो एक स्टेप बेहतर मान सकते हैं पीआरपी से। कुछ लोगों में जिनमें पीआरपी ज्यादा वर्क नहीं कर रही है, वो काफी ले चुके हैं, वो जीएफसी ट्राई कर सकते हैं, कई बार उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते कोई भी पीआरपी कराता है और फिर उसके बाद वो जीएफसी लेता है तो उससे उसको कोई दिक्कत तो नहीं होती कि जैसे पीआरपी ले रहा है और फिर उसने जीएफसी स्टार्ट कर दी। हैं। नहीं, देखिए, पीआरपी और जीएफसी बेसिकली हमारी बॉडी का ही पार्ट है, मतलब ब्लड है। तो इससे कोई साइड इफेक्ट की चांस तो वैसे बहुत ही कम रहती है। अब साइड इफेक्ट किस कारण से आएंगे? क्योंकि वो प्रोसेस जो होती है इंजेक्ट करने की, कि वहाँ थोड़ा बहुत पेन होगा, थोड़ा बहुत वहाँ हल्का स्वेलिंग आ सकती है क्योंकि फ्लूइड अंदर जाएगा, या थोड़ा ब्रूजिंग, इस टाइप की माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं। बट जो आपके 10 मिनट्स बाद ही कई बार वो पेन चला जाता है, या थोड़ा बहुत जो डिस्कम्फर्ट है नेक्स्ट डे तो चला ही जाता है। तो बहुत सीवियर साइड इफेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, सेफ होता है। अच्छा, और उसमें जैसे नीडल लगाई जाती है तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा अंदर तक चली जाए तो कोई दिक्कत हो जाए दिमाग में, ऐसा नहीं। नहीं, देखिए, इसमें दो हाँ। चीज रहती है। हाँ। पहली चीज तो ये है कि ये इंसुलिन सिरिंज से लगाया जाता है, जिसमें निडल लेंथ ही बहुत छोटी सी होती है, सो यू अच्छा, कैन नॉट मतलब वो इंजेक्ट। वहां वो तक नहीं एक पहुंच तरह से पाती। स्टॉपर हो जाता है, उससे ज्यादा डीप आप कर नहीं सकते।
दूसरा जो भी ये कर रहा है उसे पता है कि हेयर फॉलिकल किस डेप्थ पे हाँ है ना, तो वो उतनी ही निडल अंदर डालेगा, वो उससे ज्यादा डीप वैसे भी नहीं डालेगा। तो एक तो एक्सपर्ट जगह पे आप करेंगे तो कभी ये सब मिस्टेक्स होती नहीं है। दूसरा इसके इंस्ट्रूमेंट भी इतने मतलब वेल डिफाइंड होते हैं यूज करने के। हम कोई वो बिग निडल जिससे उनसे नहीं है पीआरपी इंजेक्ट करते हैं, वो बहुत ही अलग इंसुलिन सिरिंज होती है उनसे करते हैं, जो बिल्कुल भी इस तरह का रिस्क नहीं रहता। जैसे पीआरपी कराते हैं और जीएफसी कराते हैं, तो जीएफसी में आखिर मतलब कितने परसेंट हेयर फॉल रुक जाता है? देखिए आप ये मान के चलिए कि 10 to 15% ग्रोथ मिलती है। हाँ। हेयर फॉल तो कई बार आपका ऑलमोस्ट रुक जाता है, बट ये आपको कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अगर इन ट्रीटमेंट से हेयर फॉल रुक गया है तो ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि हेयर फॉल होना या हेयर रिसाइकिल होना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो एक नॉमिनल हेयर फॉल तो हमेशा होगा, जैसे कुछ 5 बाल 10 बाल, किसी के लिए 20 बाल नॉर्मल होते हैं, है ना। बहुत घने बाल हैं तो 100 बाल भी एक दिन में गिरना नॉर्मल होता है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी डेंसिटी पे और आपका किस तरह का वो है ना। एनाजन फेज होती है एक, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितने बाल पर डे गिरेंगे। तो कई बार बाल गिरना नॉर्मल होता है, वो वापस रिसाइकिल होते रहते हैं और आपको कभी बाल्डनेस नहीं आती, है ना। तो एक्सेसिव जो फॉल होगा, जैसे आपका रूटीन 20 है और हो गया वो 100, तो वो वापस 20 पे आ जाएगा। इतना पीआरपी या जीएफसी इसको कंट्रोल कर देते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा कभी तो नहीं होता कि लोग बोलते हैं कैंसर ना हो जाए, सिर में बोलते हैं ट्यूमर वगैरह लोगों को हो जाता है, तो ऐसे कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि यस, यस। बेसिकली देखिए कैंसर आजकल ऐसा है कि हर किसी चीज से लिंक कर दिया जाता है, अच्छा। बट साइंस ऐसे नहीं चलता। साइंस में स्टडीज होना जरूरी है ना। बहुत सारी जब केस स्टडीज की जाती हैं, बहुत सारे केसेस है ना, हम देखते हैं, केस सीरीज बनाते हैं, उनमें हम लोग देखते हैं कि क्या ये सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है या नहीं। जैसे मान लो एक आदमी ने पीआरपी कराई और उसको स्किन में कैंसर हो गया, तो ये बेसिस नहीं है कि पीआरपी से कैंसर हो गया। हाँ, हजारों लोग पीआरपी करा रहे हैं और उन हजारों को कैंसर हो गया, तो ये बेसिस है। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 999 को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक को तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है उसको कैंसर होना ही था, उसने जस्ट एक कोइंसिडेंस के तौर पे कराई हो। तो एक है, जैसे अपन कोई भी और चीजों में स्टेट्स निकालते हैं, उसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, ऐसे मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। तो कैंसर का एसोसिएशन कुछ भी नहीं है पीआरपी या तो जीएफसी से। जीएफसी का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, वो बता दीजिए। जीएफसी लगभग पीआरपी की तरह ही होता है। जैसे आप आते हो तो उसकी कुछ स्पेसिफिक ट्यूब्स होती हैं, हाँ। वो ट्यूब्स में आपको आपका जो ब्लड सैंपल होता है उसमें एक फिक्स अमाउंट होता है, जैसे 4 ml करीब आपको लेना है, या कुछ जेल 8 ml के भी ट्यूब्स रहते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो आपको उसमें वो उतना ही अमाउंट डालना होता है। आप लेते हो उसमें डालते हो, वो उतना ही अमाउंट ले लेता है। उसमें एंटीकोएगुलेंट वगैरह होता है, तो वो उससे मिक्स हो जाता है ना। और वहां पे क्लॉटिंग नहीं होती। उसके बाद आप इसको फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में रोटेट करते हो, तो फिर वो ग्रोथ फैक्टर वहां पे सेपरेट हो जाते हैं। फिर उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम इंसुलिन सिरिंज में लोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट का जो पार्ट है, जैसे स्कैल्प में हमें लगाना है, तो उसको पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है, देन फिर उसके बाद उसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट के टाइम पेशेंट ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा दर्द होता होगी? यही मैं बता रहा था। देखिए प्रिक पेन तो पता चलेगा हाँ क्योंकि अब प्रिक्स लग रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। ये सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग रहती है, कुछ लोग इसको बहुत इजीली ले लेते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा लगता है ज्यादा है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे वाइब्रेटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आइस पैक होते हैं, इस टाइप की चीजें जो इन सेंसेशन को मिनिमाइज कर देती, तो उनके साथ ये काफी कंफर्टेबल हो जाता है। तो आपको जीएफसी और पीआरपी में अंतर पता चल गया होगा, और हमने डॉक्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। यदि आपको और भी डाउट्स कुछ भी होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपका ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है तो यहाँ पर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, जो कि मैंने भी करवाया है, और मेरा रिजल्ट सामने ही है आपके कि कितना अच्छा रिजल्ट आ चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई साइड इफेक्ट होता है, ना ही कोई किसी भी प्रकार का कैंसर होता है। ये सारे डाउट्स जितने भी, ये सब फालतू की बातें हैं जो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आपको बिल्कुल प्रॉपर जानना है तो आपको मेरे चैनल पर सर्जरी भी सारी डली हुई है। पेशेंट का आप देख लेना कि इनका जो ट्रांसप्लांट हुआ क्या दर्द होता है, क्या दिक्कत होती है, वो भी आपको पता चल जाएगी। मतलब ये समझ लो कि आपके पूरे सॉल्यूशन इसी चैनल पर है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी आप लोगों के रिजल्ट, और भी लोगों के रिजल्ट आप देख लेना, ठीक है।